दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में एक मध्य वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना ही पैसे वाले। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा है। वे भले ही पढ़े लिखे ना थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वर की पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ। उनके शिक्षक यादुराई सुलेमान ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय किया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद भी उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया था। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम का परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्यभेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपण प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु अर्जित किया। कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफ़ी कुछ उन्हीं को है। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय
में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी। इस साक्षात समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारी गण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइड सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य गृह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में लाया गया और 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के सीईओ जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल में लाया गया था तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग IIM में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुखनाथ ने अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल में पहुंच गए। बाद में षणमुखनाथ ने बताया कि कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार को दोपहर वायुसेना में विमान C-130J हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुख ने इनकी अवगामी की और कलाम के पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरेज में रख उनके आवास 10 राजा जी मार्ग पर ले जाया गया। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान के रूप में 7 दिवस राजकीय शोक की घोषणा की गई। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल कलाम की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।